नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मैं लेके आया हूँ क्लास 9th की एसएसटी, जो कि अभी इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में नहीं आई है मार्केट में। इंग्लिश मीडियम की बुक को ही मैंने क्या किया, हिंदी में ही ट्रांसलेट किया है। ठीक है, जो कि हमारी बुक का नाम क्या होता है, समाज को समझना और भारत और विश्व। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि हम आसान भाषाओं में चीज़ों को समझेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है ये। 2026-27 की बुक है, नई वाली। ठीक है, चलिए, तो हमारी बुक का नाम है समाज को समझना और विश्व, भारत और विश्व। आपका पीछे बैकग्राउंड जो देख रहे हैं, हालांकि इंग्लिश मीडियम में ऐसे ही बुक है पूरी सेम। ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर है षष्ठी का, वो है सामाजिक विज्ञान को समझना। सामाजिक विज्ञान मतलब समाज किस तरीके से बनता है। ठीक है, लोग कैसे जुड़ते हैं, लोगों का विचार व्यवहार कैसा होता है, हम सब एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखो, सामाजिक विज्ञान क्या है, मानव समाज के अस्तित्व का अध्ययन कराता है। मानव समाज का अस्तित्व कैसा है। अब समाज का अस्तित्व तब होगा जब मानव होगा। अब मानव का अस्तित्व क्या है, मानव का अस्तित्व लगभग 3 लाख साल पहले का है। ठीक है, जिसे उस समय होमो कहा जाता था। होमो का मतलब होता है कि ऐसा जानवर जिसके अंदर क्या है, बुद्धिमत्ता हो। ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा सा दिमाग हो, मतलब अपनी तरीके से सोच समझ सके, यानी कि बुद्धिमान मनुष्य जिसे कहते हैं, वैसा। ठीक है, इन परंपरा और दुनिया में क्या था, समझने के लिए हमें मदद मिलती है। और देखो क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है। तो क्या, सामाजिक विज्ञान मानव विज्ञान के अस्तित्व का क्या करता है, पता लगाता है, यानी कि व्यवस्थाएं कैसी है, इन सभी का अध्ययन करना होता है हमें। हम यह बताते हैं कि क्या हुआ था अतीत में और किन चीज़ों से ये घटनाएं घटती हैं, ये घटनाएं क्यों घटी हैं। ठीक है, समझने में मदद करता है लोग एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे पर मिलते हैं, रहते हैं। ठीक है, अतीत से लेकर वर्तमान तक पूरा विश्व कैसा बना है। मतलब अगर मानव की बात करते हैं, हम सभी क्या होमो हैं, चाहे वो किसी भी जाति, मतलब किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। पहली बार जो मानव मिलता है वो साउथ अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका को मनुष्य की जननी है। लेकिन सभ्य जो मानव हुआ है वो एशियाई देश में आके, यानी भारत और इन सभी जगहों विदेशों में होता है। खैर, ये सब चीज़ें 11th की हैं, आगे धीरे धीरे और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सामाजिक विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, मनुष्य जिस समाज में रहता है वहाँ एक दूसरे पर डिपेंड होता है। अब सोचो, पर्यावरण, जब हम आदि काल से आदि मानव की तरह रहते थे तो जंगल पे डिपेंड थे। जंगल से जैसे जैसे चीज़ें बनाते गए, लोग आते गए, क्या हुआ, समाज बनता गया। यही समाज कुछ परंपराएं बनने लग गई, और इन्हीं परंपराओं में क्या था, बेचने और खरीदने का जब व्यापार शुरू होता है तो अर्थव्यवस्था बनती है। और इन अर्थव्यवस्थाओं को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या है, हम एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, एक दूसरे पे हम रहते हैं। अब देखिए ना, आप, हर एक आदमी जॉब पे जाता है तो कुछ ना कुछ काम करता है। स्पेसिफिक कोई काम करेगा, अब सारी ज़रूरतें तो चीज़ें कर नहीं पाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे क्या है, सामाजिक विज्ञान किन प्रश्नों का उत्तर देता है। तो सबसे पहली बात तो सामाजिक विज्ञान इस प्रश्नों का उत्तर देगा कि क्या हुआ था अतीत में, क्यों हुआ था। ठीक है, लोग कैसे एक साथ रहते हैं, इतने विविधता के बाद, इतनी संस्थाओं के बाद कैसे मनुष्य एक जैसा है, एक दूसरे के साथ रहता है। सरकारें कैसे कायम होती है, सरकार काम कैसे करती है, बनती कैसी हैं, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, और अतीत से वर्तमान तक की दुनिया का सफ़र कैसा हुआ है, इनके बारे में समझना होता है। ठीक है, तो मानव जब हुआ करता था तो प्राकृतिक और सामाजिक दो तरीके का होता था। प्राकृतिक विज्ञान उसे कहते हैं जो प्राकृतिक अध्ययन करा जाए। इसमें भौतिकी, रासायनिकी और क्या है, जीव विज्ञान, इन सभी के बारे में जानना होता है। और प्राकृतिक घटनाओं को केंद्रीकृत करके हम समझते हैं कि प्रकृति में किन किन घटनाओं से क्या क्या चीज़ें होती आई हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान क्या कहता है, मानव समाज का अध्ययन कराता है। अतीत और भूगोल और राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझ करके अर्थशास्त्र को शामिल करता है, और इसमें समझ में आता है कि समाज किस तरीके से अपने आप को बदल रहा है और अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़ाता है। ठीक है, जिससे मानव का व्यवहार सामाजिक संस्थाएं पर केंद्रित होता है। ठीक है, जैसे हमने आगे पढ़ा है कि पर्यावरण से क्या होता है, इन्हीं पर्यावरण को सीख करके लोग क्या है, आगे बढ़े। और लोगों के बीच में जब शिक्षा और पर्यावरण को लेकर के आगे बढ़े तो इनके बीच में सभी चीज़ों का संतुलन बनाने के लिए संस्थाएं आई, और इन्हीं संस्थाओं की वजह से क्या है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और अर्थव्यवस्था से अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होता है सामाजिक विज्ञान को समझने में। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान को समझ लेते हैं, है क्या। ठीक है, सामाजिक विज्ञान क्या होता है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है। तो कक्षा, मतलब आप क्लास 6 और 8 में हमने सामाजिक विज्ञान को लोगों और क्या था, स्थान और घटनाओं की कहानियों के माध्यम से पढ़ा। ठीक है, 9th क्लास में चीज़ें, अब टॉपिक चेंज हो गया, हालांकि पुरानी किताब में कुछ और था, अब नई किताबों में नई तरीके से है, क्योंकि इस किताब में आपको ना कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली मिलेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ना, यानी सामाजिक विज्ञान वास्तव में इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है।
मनुष्य समाज में रहता है, एक दूसरे पर कई प्रकार के से निर्भर रहेगा और हमारा जीवन एक दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे पर्यावरण संस्था, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कुछ परंपराएं हैं, कुछ विचार हैं, इन संबंधों को समझना सामाजिक विज्ञान का एक आधार माना गया है। ठीक है, इसी में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है? सामाजिक विज्ञान मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन कराता है। जो पहले हमने पढ़ा, यह केवल यह नहीं बताता कि क्या हुआ था, ठीक, कोई स्थान कहाँ था, बल्कि यह बताता है घटनाएं क्यों होती हैं, लोग एक दूसरे के साथ कैसे देते हैं, पर्यावरण का जीवन कैसे प्रभावित होता है, ठीक है, सरकार कैसे काम करती है, अर्थव्यवस्था कैसे, ये पूरा वही टॉपिक है, रिपीट हो गया, सॉरी। अब प्राकृतिक विज्ञान में अंतर। प्राकृतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इन सभी चीज़ों का अध्ययन कराएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान और संस्थाओं का और संस्कृति और संबंधों के बारे में हमें अध्ययन कराता है। हमें समझने में सहायता मिलती है कि समाज संसार में क्या होता है और क्यों होता है, और जीवन के विभिन्न पहलू पर एक दूसरे से कैसे हम जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है, दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान क्या? देखो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अपने एक दिन के जीवन भर के बारे में अगर हम सोचें तो आपको लगेगा कि हम सच में एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इन्हें आपके घर का काम, घर के विभिन्न स्थान पर प्राप्त सामग्री से बना, यानी घर में जितने भी मटेरियल होगा आप देखोगे सब कुछ अलग अलग जगह से बने हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो टाइल हो। ठीक है, अपने घर को अगर अच्छे से देखोगे तो हर एक वस्तु, हर एक चीज़, चाहे बेड हो, अलमीरा हो, फ़ैन हो, हर वस्तु हर एक जगह से, अलग अलग जगह से आपने सामग्री इकट्ठी करी है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपके घर में अगर रसोई में गए तो आपके भोजन देश के अलग अलग क्षेत्रों से आ रहा है। ठीक है, भोजन आपके थाली तक पहुंचने से पहले उसकी कटाई होती है। ठीक है, और कहता है संसाधित किया जाता है या फिर परिवहन किया जाता है और ख़रीदा जाता है और तथा बेचा जाता है। इतनी प्रक्रियाओं के साथ भोजन आपके थाली तक पहुंचता है। ठीक है, दूसरा कि आप उन सड़क पर यात्रा करते हैं जिनके योजना बनाई जाती है और इनका रखरखाव सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, यानी सरकार इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं करती है। और आप ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं जो शैक्षिक नीति और कार्यक्रम से प्रभावित होता है। आप बिजली का उपयोग करते हैं, वह दूर के किसी विद्युत जगह पे, यानी जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ से और तारों के माध्यम से आपके घरों तक और नेटवर्क तक पहुँचती है। ठीक है, तो सोचो कि इन सभी, इस पूरी प्रक्रिया में आपने देखा कि अपने घर में जितनी भी सामग्री, जितनी भी टूल्स हम यूज़ करते हैं वो हमें एक ही जगह पर नहीं मिलता है, वो मिलता है हमें अलग अलग। और ये अलग अलग उसी समाज, सोसाइटी के लोग होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मतलब बिजली के अंदर काम करने वाला आदमी या फिर खेती किसानी करने वाला आदमी सिर्फ किसानी करता है, उसको बेच करके जो पैसा उससे अर्न होता है वो उसी समाज के अलग अलग पहलुओं से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ शहरों में करते हैं। ठीक है, फिर ये वही टॉपिक है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, जीवन कैसे। अब देखो ये क्या है हमारा, कि हमारा जीवन किस पर निर्भर है। तो जीवन को चलाने के लिए, ताकि एक दूसरे पे कोई हावी ना हो जाए, क्योंकि ताकतवर आदमी कमज़ोर आदमी को दबाएगा और वो कमज़ोर आदमी अपने से कमज़ोर वाले आदमी को दबाएगा। इन व्यवस्थाओं को सही तरीके से चलाने के लिए हमें शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। और यही शासन व्यवस्था सड़क बना करके, बिजली, विद्यालय, अस्पताल, परिवहन, ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराती है ताकि समाज और भी धीरे धीरे आगे बढ़ सके। ठीक है, और फिर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किसान हैं जो कि उत्पादन करते हैं। ठीक है, मजदूर हैं और राष्ट्रव्यापी और परिवहन ऐसी सेवाएं और आवश्यकताओं को पूरा कराते हैं जो कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। ठीक है, समाज क्या है? समाज एक दूसरे का सहयोग करता है और समाज का निर्माण करता है। ठीक है, कुछ नियम और कायदे बनाए जाते हैं ताकि समाज में अभद्रता ना हो। ठीक है, कोई उल्टी सीधी चीज़ें ना हो। तो इन सब चीज़ों, समाज भी अपने एक तरीके से, जैसे हम ही लोग होते हैं, कुछ गलत करने से पहले हमारे घर वाले बोलते हैं ना, समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, तो ये वही समाज है। पर्यावरण की अगर अंदर बात करते हैं तो भूमि, जल और कहते हैं जलवायु, प्राकृतिक संसाधन या संसाधनों पर जीवन का आधार हमारा है। क्लियर इतनी बातें। चलिए आगे टॉपिक पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान का महत्व क्या है। देखो, सामाजिक विज्ञान का सबसे बड़ा महत्व है समाज में संयोज से कार्य नहीं करना। ठीक है, समाज संयोग से कोई काम नहीं करता, यानी समाज में हर चीज़ व्यवस्थित होती है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कोई अचानक हो गया है और सडनली ऐसा चांस बन गया और कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। समाज का अपना एक महत्व होता है। समाज में सारी करिकुलम का एक विधि विधान होता है और एक तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, समाज इतिहास, भूगोल, संस्थाएं, संसाधन तथा मानवीय निर्णय से आकार देता है। ठीक है, इन सभी संस्थाओं को जोड़ोगे जब, इतिहास को, भूगोल को, राजनीति को, इन सभी जब जो चीज़ों को हम जोड़ते हैं तब जाके समाज का निर्माण होता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान किन प्रश्नों का उत्तर
खोजने में लगा है भाई। तो देखो उत्तर किसका खोजता है, वो सावधानीपूर्ण अगर अवलोकन करते हैं या फिर हम एब्जॉर्व करें, ठीक है, कुछ साक्ष्य यानी एविडेंस ढूंढें तो तार्किक चिंतन करें, तो इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, समझ पाएंगे। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए आपके पास टॉपिक है, ये है कि अपने आसपास का अवलोकन यानी कि ध्यानपूर्वक देखें और अपने पिछले 5 वर्षों में अपने क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन देखा। सड़क बिजली आई, ये सड़क पहले से बहुत बढ़िया हुए, ख़राब हुए, आपके गली मोहल्ले मॉल खुले, स्कूल खुले, कोचिंग खुले, कुछ नए नीचे। आप दादा दादी से पूछोगे कि आप जिस जगह पे अभी आप रह रहे हो वहाँ कैसा था और 10 साल पहले कैसा था। ठीक है, आप अपने ही बचपन में जब जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, 10वीं क्लास तक 9वीं क्लास तक आप आ गए, ठीक है, अपने ही मोहल्ले में देखो जहाँ 4-5 साल से रह रहे हो, तो उसमें कुछ बड़ा परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो उसी को बदलते हुआ समाज कहते हैं। परिवर्तन में आवास, शिक्षा, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित सारी चीज़ें क्या होगी, बदलती रहेगी। संभावित परिवर्तन देखो क्या है, पहले कच्ची सड़कें थी, पक्की सड़कें हो गई, ठीक है, मेट्रो बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती चली गई, आवास का स्थान बदलता चला गया, स्कूल शिक्षा पद्धति बदलते चली गई, अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन देखो चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी बदल गई, वाईफाई, नेट, इंटरनेट, 2G, 3G, 4G, 5G और भी कई कई चीज़ें बनती जा रही है। पर्यावरण का थोड़ा नुकसान हुआ है, बट पर्यावरण में भी बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अगला टॉपिक हमारा होता है समय और परंपराओं के माध्यम से समाज को समझना है। कुछ समय हमारे कैसे, अतीत का समय कैसा था, समय कैसा बदलता चला गया, कुछ हमारी परंपराएं हैं जो हमें दादा परदादा और उनसे मिलती चली आई, और समाज को इन्हीं तरीक़ों से पुरानी चीज़ों को लेकर के, पुरानी समस्याओं को लेकर के, सॉरी समस्या तो नहीं कहेंगे लेकिन पुरानी परंपराओं को लेकर हमें समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो समाज समय के साथ बदलता है, जैसा कि हमारे क्या है, देखो जैसे समाज हमेशा एक जैसा तो नहीं होता है, हज़ारों साल पहले कई परिवर्तन हुए। ठीक है, प्रारंभ में मानव समुदाय अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति पे कैसे, कि जब बरसात होती थी तो बरसात के नियम कानून मानने पड़ते थे, गर्मी होती थी गर्मी के, उन्हीं जंगल से फल फ्रूट खाना, उन्हीं जंगल से उनके जड़े, ठीक है, इस तरीके से, तो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होना। ठीक है, जैसे जैसे वो प्रकृति के नियमों को समझता चला गया और प्रकृति को अपने नियम के अनुसार चीज़ें बदलता चला गया। जैसे अब देखो आर्टिफिशियल रेन करा देते हैं, बारिश हो जाती है, तो ये तो प्रकृति के नियम नहीं थे पहले। ठीक है, प्रकृति के हिसाब से होता था, लेकिन हमने क्या किया, ज़बरदस्ती केमिकली और रिएक्शन करके बादल में छिड़काव करते हैं गैसों का और बारिश हो जाती है। तो हमने प्रकृति के नियम को समझ के आज आप प्रकृति को अपनी तरीके से बदला है, लेकिन पहले शुरू में मानव प्रकृति पर ही निर्भर था और प्रकृति के नियम को ही मानता था। ठीक है, समय के साथ साथ मनुष्य ने कई चीज़ों को सीख ली, जैसे खेती करना सीख लिया, पशुपालन करना सीख गया, नहीं कुछ जानवरों को पालतू बनाया और उससे अपना काम करवाना भी सीख लिया। ठीक, गांव बस्तियां बसने लग गई और यही बस्तियां जो आगे चल के शहरों में हो जाएंगी। ठीक है, औजार बनाना शुरू कर लिए और वस्तुओं का आदान प्रदान यानी व्यापार भी शुरू हो जाता। सोचो पहले का समाज कैसा था, सब मिल बांट के गाँव में काम करते थे, औजार थी नहीं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएँ कैसे बढ़ती चली गई और समाज आगे तरफ बढ़ रहा है। शासन व्यवस्थाएँ कैसे विकसित होती हैं, पहले गांव हुआ करते थे, वही गांव डेवलप हो गया तो बड़े बड़े घर बन गए, तो ये कस्बे बन गए और यही कस्बे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई तो शहर बन गया। ठीक है, धीरे धीरे गांव कस्बे में बदल गया और कस्बे जो है बड़े शहरों में बदलते चले गए, नए विचार आने लगे, नए नए आविष्कार होने लगे, संस्कृतियाँ का आदान प्रदान, एक राज्य एक देश की और दूसरे देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पहनावा अलग है। लेकिन आज मानव एक जगह से दूसरी जगह जितनी ज़्यादा आदान प्रदान करता है, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ। संस्कृति में आप देखोगे जैसे हमारे यहाँ पे छठ मनाई जाती है, ठीक है, यूपी बिहार में सब ज़्यादा होता है, तो वो जा कर के देखो अमेरिका के कुछ शहरों में भी होता है, क्योंकि अमेरिका में जाके यही लोग बसे। और अमेरिका का कुछ कल्चर है, जैसे वैलेंटाइन डे हो गया, ठीक है, प्रपोज डे हो गया, ठीक है, एनिवर्सरी हो गई, वो चीज़ें हमारे कल्चर में नहीं था, हमारे कल्चर में अब आ गई, पहले तो नहीं था। एनिवर्सरी सिस्टम तो था ही नहीं, हमारे यहाँ शादी होता तो 7 जन्म का जन्म मान लिया जाता था। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं था। अमेरिका में देखो अमेरिका क्या है, खुले विचार के है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो जिसका मन जितने दिन जब तक रहने का है तब तक रहते थे, नहीं उसके बाद अलग अलग हो जाते थे। लेकिन किसी किसी का ब्लक बाई चांस 1 साल पूरा हो गया, ठीक है, 1 ईयर, तो उस खुशी में वो एनिवर्सरी मनाता था। आज वो कल्चर हमारे इंडिया में आने लगा और देखो तलाक भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये अलग बात है। चलिए, तो इस वाले टॉपिक में सबसे मुख्य बिंदु क्या है, समाज निर्भर क्या है, निरंतर परिवर्तनशील, हमेशा बदलता है कभी भी। और बुद्ध ने भी बोला है और जैन धर्म में भी बोला गया है कि समय जो है हमेशा बदलता है। ठीक है, यानी कि दुनिया क्या है, नाश्वर है, हमेशा बदल रही है।
ठीक है, मानव विकास धीरे धीरे हुआ है और नवाचार और तकनीक समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोचो हम पहले कैसे चलते थे, फिर धीरे धीरे विकास होता है ना। होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ये हमारे नाम है, साइंटिफिक नाम है। ठीक है, आप लोग सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट हाँ ये चीज़ें हैं। जब आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो इन चीज़ों को भी समझोगे आप। भारत में ज्ञान परंपराओं की अगर बात करते हो तो पहले हमारे यहाँ पे गुरुकुल हुआ करता था। मेरी एकेडमी का नाम नहीं है, ठीक है, मेरी एकेडमी का नाम भी गुरुकुल है, बट ये वाला गुरुकुल नहीं। पहले गुरुकुल में लोग जाते थे पढ़ने, तो वहाँ रहते भी थे। जो चीज़ सिखाई जाती थी वो चर्चा पद्धति होती थी, यानी गुरु जो होते थे बैठते थे और बच्चे जो होते थे उनके सामने बैठते थे और चर्चा डिबेट होती थी, प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, तर्क लॉजिक लगाया जाता था, उसका अवलोकन ऑब्जर्व किया जाता था और फिर चिंतन मनन करके फिर संवाद यानी कि डायलॉग होते थे, यानी बातचीत होती थी। कितना सही है, कितना जैसे हम आपस में दोस्तों के साथ करते हैं वैसा। ठीक है, इन तरीक़ों से क्या था, लोग समाज और प्रकृति को बेहतर दृष्टि से समझते थे। आज हमारी प्रक्रिया कैसे हो गई, हम कॉपी लेके आते हैं, किताबों में लिखा होता है उसे रीड किया, याद किया और चलते बने। पहले ऐसी शिक्षा पद्धति नहीं थी। ठीक है, पहले डिबेट होते थे, लोग समझते थे, समझ करके पढ़ा देखा जाता था। वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, इन सब चीज़ों से वैज्ञानिक सोच का विकास होता है, सही निर्णय लेने की क्षमता होती है और समाज में प्राकृतिक संसाधनों को समझने में भी मदद मिलता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पंचमहाभूत। पंचमहाभूत का अर्थ होता है प्रकृति जो है वो 5 मूल तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, सॉरी देखो, पंचभूत बताते हैं कि मानव विकास, मानव जीवन किस तरीके से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पर्यावरण हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, बस्तियों का निर्माण कैसे हुआ, देखो इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों से हमने घर बनाए और आगे बढ़े। ठीक है, इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों से हमने क्या क्या वस्तुओं का उत्पादन किया और आगे बढ़ते चले गए। चलिए भवन का निर्माण, भोजन की आदतें हमारी और क्या था, स्वास्थ्य संबंधी परंपराएं। आज भी पर्यावरण क्या समस्याओं को समझने में क्या तो बहुत सारे विचार हमारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एक है हमारा टॉपिक है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व क्या हमारा एक परिवार है। ठीक है, जिस तरीके से मानव भी एक परिवार जैसा ही है। आज जगह जगह जा कर के हम बस गए और दूरियां हमारी बढ़ती चली गई, लेकिन मानव का अस्तित्व का एक जैसा ही है सबका। ठीक है चलिए, तो क्या है, सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच का सहयोग और भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए हमें, और यह वैश्विक एकता और शांति का संदेश है। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान इसी परंपरा को समझने में और कहता है इसका अध्ययन कराने में हमें मदद देता है। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत में शासन संबंधी प्रारंभिक विचार, यानी प्राचीन समय में शासन व्यवस्था कैसे चलती थी, किस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी, ये सभी को हमें समझना होगा। ठीक है, देखो प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, केवल राजा का विस्तार नहीं था, बल्कि शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि क्या होता था कि जनता का कल्याण करना और न्याय की स्थापना करना और नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करना, ये माना जाता था उस समय शासन व्यवस्था का मतलब। ठीक है, उस समय क्या था, विद्वान का विश्वास था कि एक आदर्श शासक वही होता है जो अपने नागरिकों को सुरक्षा दे, सुख समृद्धि और विकास दे। ठीक है, इस पे ध्यान देने वाला ही सही राजा माना जाता था। लेकिन समाज धीरे धीरे बदल गया। भारतीय चिंतकों ने कहा था शासन, प्रशासन और अर्थव्यवस्था को और समाज के अलग अलग पहलुओं को बहुत गहराई से विचार किया। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में आधुनिक सामाजिक विज्ञान विकसित होने में बहुत पहले से ही शासन, समाज में अध्ययन, समृद्ध परंपराएं मौजूद थी। बहुत पहले से चीज़ें हुआ करती थी अच्छे से। ठीक है, ये मिटा देता ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। चलिए, आदर्श शासक के सिद्धांत क्या होता है, जनता की सुरक्षा करना, न्याय की स्थापना करना और सुख समृद्धि और विकास कल्याण के लिए और नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करना। अगर ये सारी चीज़ें पूरी करता है तो वही सही राजा माना जाएगा। ठीक है, शासन व्यवस्थाओं में सबसे जाने माने कौन है, चाणक्य, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से जानते हो। ठीक है, इन्हीं का नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी है, इन्हीं का नाम कौटिल्य है, तीनों नाम इन्हीं के ही है। ठीक है, अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं तो अर्थशास्त्र यानी चाणक्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं कथा आर्थिक ग्रंथ है एक। इसकी संरचना किसने करी है, कौटिल्य ने करी है, यानी कि विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य ने। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या था, जब चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे।
ठीक है। तो कौटिल्य जो थे, यानी कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं कहता सलाहकार हुआ करते थे। ये ग्रंथ शासन और प्रशासन और क्या है, अर्थव्यवस्था और न्याय, विदेश नीति और युद्ध की कूटनीति का विस्तार करते हैं। अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है, शासन व्यवस्था को स्थापित करना, राज्य की शक्तियों को समृद्ध और बनाए रखना और क्या है, आगे बढ़ाना, जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास को बढ़ाना और क्या था, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। ये अर्थशास्त्र में लिखा है किसने, चाणक्य ने। ठीक है। शासन व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, प्रशासन व्यवस्था ठीक रहे, अर्थव्यवस्था किसी राज्य की कम ना हो जाए और जनता से ज़्यादा वसूली भी ना हो, न्याय सभी को बराबर मिले, विदेश नीति अच्छी होनी चाहिए, नहीं दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे होना, नहीं तो युद्ध खराब हो जाएगा, यानी युद्ध होगा। युद्ध स्थिति में भी हमारे कौशल होने चाहिए और कहता है कुछ कूटनीतियाँ होनी चाहिए, यानी हर किसी के साथ एक जैसा संबंध नहीं, हर किसी के साथ अलग अलग संबंध होने चाहिए। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ क्या है, प्रमुख विषय हैं, जैसे शासक कैसा होगा, शासक का काम क्या है। देखो, अधिकारियों की नियुक्ति एवं कार्य करना शासक का काम होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना राजा का ही काम होगा, न्याय व्यवस्था को मजबूत करना, ठीक है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना और गुप्तचर यानी जासूसी व्यवस्था का विकास करना। गुप्तचर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पहले के टाइम में विष कन्याएं हुआ करती थी, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे विष कन्या किसे कहते हैं। ठीक है, विष कन्या। ठीक है, चलिए। दूसरा है क्या है, कर व्यवस्था। ये 3 गलत लिख गया है। ठीक है। कर व्यवस्था यानी टैक्सेशन कैसा होगा, यानी जनता से उचित और क्या था, न्यायसंगत कर वसूला जाए, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं कि राजा को नुकसान हो जाए। करों के उपयोग का कैसे, जनता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, कर की चोरी पर रोक लगाना चाहिए और क्या था, कर व्यवस्था यानी कि व्यापार में क्या संतुलन बनाए रखना और कर नीति ऐसी जिससे जनता पर क्या है, अधिक बोझ ना पड़े। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, आर्थिक प्रबंध क्या है, राज्य की न्याय एवं क्या था, व्यय संतुलन हो चाहिए, यानी कि राज्य का आय और व्यय यानी कि इनकम कितनी हो रही है और खर्चा कितना हो रहा है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इनकम बचाने के चक्कर में देश में अकाल पड़ जाए और खर्चा करने में आ जाए तो फिर देश राज्य का खजाना ही खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कृषि का विकास होना चाहिए। ठीक है। व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, कृषि व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण दिया जाए और खनिज और वन संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए, यानी कि ऐसा भी नहीं कि भर के उचित संसाधनों का यानी जंगल काट लिया जाए। ठीक है। इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना हो, इस्तेमाल किया जाए खाली। राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा की सुरक्षा राजा का कर्तव्य होता है, न्याय दिलाना, शांति व्यवस्था और कर व्यवस्था को बनाए रखना, राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और क्या, योग्य मंत्री की नियुक्ति करना, भ्रष्ट मंत्री की नहीं, जनता की समस्या को सुनना और नैतिक उत्तरदायित्व और नेतृत्व करना है। ठीक है। कर उसी प्रकार लिया जाए जैसा मधुमक्खी फूल से रस लेती है। ठीक है। फूल को भी नुकसान नहीं पहुंचता है और जैसे, ठीक है, ऐसे ही राजा भी क्या, राजा की भी छवि होनी चाहिए कि राजा जनता से कर इस प्रकार वसूले ताकि जनता परेशान ना हो। ठीक है। 5वां क्या है, जन कल्याण, यानी कि शिक्षा विकास पे काम करना चाहिए, कृषि पे भी काम करना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ाए, गरीब एवं ज़रूरतमंदों की क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, प्राकृतिक आपदा के समय में राहत पहुंचाना चाहिए, समाज में समानता एवं कहता समृद्धि की स्थापना, ऐसे नियम कानून बनाए जाए। ठीक है। चलिए, यहाँ तक है हमारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। और अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आज के लिए क्लास यही एंड करते हैं। ठीक है। थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है यार, मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट मतलब आज कल में ही आ जाएगा ये। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप उसको बताना। ठीक है। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन पे भी कुछ डिस्कस करेंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चन हमारे इस बार पेपर में आने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।